दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफर वर्सेस वेडिंग फोटोग्राफर। इन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है और किस तरह से ये काम करते हैं, क्योंकि आप सभी मित्रों के साथ में जो भी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं उनके साथ में ऐसा 100% हुआ होगा कि किसी प्रोग्राम को आपने बुक कर कैंसिल कर दिया। आपने नहीं कैंसिल किया तो किसी क्लाइंट ने आपके द्वारा कैंसिल करा दिया गया कि भैया हमको किसी और फोटोग्राफर से काम करवाना है, या फिर किसी भी कारणवश से आपको कोई भी कंडीशन बताकर आपका प्रोग्राम बुक किया हुआ कैंसिल करवा देता है। तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भैया आपसे सस्ता काम किसी और ने कर दिया होगा, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। इन वजहों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें कमी रह गई। तो यह क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो होगा और सभी वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। पूरा टॉपिक अच्छे से समझिएगा दोस्तों, आपको 100% इस वीडियो के बेनिफिट मिलेंगे, आपको आप अच्छी जानकारी लेकर जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं एजेंडेस फोटोग्राफी चैनल। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा घटिया काम कर दिया गया है, ऐसा हमारे मन में भी बहुत बार रहता है कि भैया इससे अच्छा तो काम मैं कर देता, इस अच्छे से खासे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने आपका काम बिगाड़ के रख दिया और आपसे पैसा भी ज़्यादा ले लिया। दोस्तों आज फोटोग्राफी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी में किस स्किल्स को काम कर आप अपनी वेडिंग फोटोग्राफी को बेहतर बना सकते हैं और क्लाइंट को खुश कर सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चाएँ जरूर करेंगे। क्योंकि एक अच्छा 2 साल से 3 साल से फोटोग्राफर सीखा हुआ वेडिंग फोटोग्राफर, यंग फोटोग्राफर अगर वेडिंग आपकी करता है तो भी वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता है, और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस जिसको फोटोग्राफी का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी कर लेता है। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, एक लाइव परफॉर्मेंस जो होता है ना वेडिंग में, वो इन दोनों का बहुत ज़्यादा अलग होता है। फोटो तो दोनों बराबर भी खींच लेंगे और अच्छा भी खींच देंगे एक दूसरे से, लेकिन इनका लाइव परफॉर्मेंस किस तरह का है, या वेडिंग में आए हुए गेस्ट से किस तरह से बिहेवियर्स करते हैं, या आपके ही फैमिली के साथ में किस तरह से बिहेवियर करते हैं और किस तरह से फोटोग्राफी को बेहतर बनाते हैं, या फिर इनका परफॉर्मेंस किस तरह का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भैया आपको कहने का तरीका, प्लीज़ स्माइल प्लीज़, या फिर किसी भी तरह से आप सामने वाले क्लाइंट को, आपके सब्जेक्ट को जब आप फोटो शूट करते हैं तो आपको कहने का तरीका, ऐसा मैंने बहुत सी बार देखा है कि ब्राइड की तरफ से, ग्रूम की तरफ से अलग अलग फोटोग्राफर होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही फोटोग्राफर होता है जो पोजिंग बताता है या फिर अपनी तरफ से वार्तालाप उनसे करता है, चर्चा करता है, या फिर उनको सजेशन देता है कि इस तरह से पोज बना लीजिए, उस तरह से बना लीजिए, लेकिन दूसरा फोटोग्राफर कोई बीच में नहीं बोलता है। तो ये आपका परफॉर्मेंस होता है। इस तरह से आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप अच्छे बेहतरीन फोटोग्राफर है। आपको सस्ता बुक किया है, महंगा बुक किया है, यही पता चल जाता है कि कौन सा फोटोग्राफर सस्ता है और कौन सा फोटोग्राफर महंगा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपका परफॉर्मेंस आप शादी में बेटर से बेटर कीजिए, और ज़्यादा हो सके तो फैमिली से इतना ज़्यादा क्लोज रहिए और उतना ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से क्लोज रहिए कि भैया आप फोटोग्राफी करने आए हो यहाँ पर, न कि कोई अदर कुछ काम। आपको फोटोग्राफी पे ऊपर फोकस रखना है और अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी करके देना है, ताकि आपके क्लाइंट को भी लगे कि नहीं ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, इसको हमने करा, चाहे इसने 5,000 10,000 हमसे ज़्यादा लिया, लेकिन इसका फायदा हमें 100% मिला है। और यही आपका अच्छा मेन बेनिफिट होता है कि आप लाइव परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तभी आपकी वैल्यू गिनी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों यह है कि ड्रेसअप लुकिंग। आपके जब वेडिंग में जाते हैं, आप किसी भी वेडिंग में जाते हैं तो आपका एक ग्रुप होता है, वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर, एक कैंडिडेट फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, आपके हेल्पर, सबका ड्रेसअप एक जैसा होना चाहिए, या फिर उन ड्रेसअप पर एक लोगो होना चाहिए आपके स्टूडियो का, किसी भी तरह से आप मान सकते हैं। लेकिन यह अगर आप प्रोफेशनल तरीके से रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि भैया आपने जिस भी फोटोग्राफर की बुकिंग करी है वो फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और प्रोफेशनल है और अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इनका ड्रेसअप लुकिंग ही हमें बता रहा है कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। 25 साल तक लगातार फोटोग्राफी करने वाला फोटोग्राफर भी हरकत नहीं करता है कि वो ड्रेसअप लुक पे ध्यान नहीं देता है, तो वो आपके सामने नीचे ही खेलाएगा। इसलिए आप अगर 5 साल से फोटोग्राफी कर रहे हो, 10 साल से फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आप वेडिंग में ड्रेसअप का विशेष ध्यान रखें। हर फंक्शन के हिसाब से आप अलग अलग ड्रेस कोड बना लीजिए, आपको काम में आएगा। ड्रेसअप वही पहनना है आपको, ताकि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नजर आ सके और आपसे बात करने का, क्लाइंट का बिहेवियर्स भी अच्छे तरीके का हो। तो ये ड्रेसिंग लुक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे खुश रहेगा और आप भी आपके क्लाइंट से खुश रहेंगे। दोस्तों हर वेडिंग में एक रिसेप्शन होता है, एक महिला संगीत होता है, एक माताजी भोजन होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आते हैं सामने पब्लिक के। मतलब हमारा जो गेस्ट है, हमारा जो क्लाइंट है, उसके जितने भी गेस्ट आते हैं इन्हीं 3-4 फंक्शन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उस वक्त आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, आप किस तरह से उन पब्लिक के साथ में, उन गेस्ट के साथ में बिहेवियर्स कर रहे हो, या फिर आपको ही किसी गेस्ट ने बीच में से निकल के बोल दिया कि भैया हमारा एक पोर्ट्रेट फोटो अलग से निकाल लीजिए, उस वक्त आपने उसको किस तरह से रिएक्शन दिया। यदि आप प्रोग्राम में भी बिजी हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि भैया
10 मिनट रुकिए, आपका बहुत अच्छा फोटो निकाल के दूंगा मैं, तो वो भी आपसे इंप्रेस हो सकता है। न कि आप ऐसा बोले उसको कि भैया अभी प्रोग्राम चल रहा है, बाद में फोटो खींचूंगा। ये आपके बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके क्लाइंट के, गेस्ट के साथ में किस तरह का बिहेवियर्स कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको थोड़ा सा हैंडल करके रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्रशंसा हो पाएगी और आप फोटोग्राफी में ऊंचे स्तर तक पहुंच सकेंगे। फोटोग्राफी करने की आज बात नहीं की जा रही है, लेकिन इसमें बिहेवियर्स, परफॉर्मेंस और ड्रेसअप, लुकिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। और भी बहुत सारे टॉपिक आगे जिसके साथ में हम एक एक बात शेयर करेंगे। इन एक एक चीज़ को, बारीकी बिंदु को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो आपको 100% लगेगा, आपकी फोटोग्राफी में आपको फर्क आ जाएगा। बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ मैं और मैं क्लाइंट से भी बहुत अच्छे पैसे लेता हूँ। तब आपको पता चलेगा कि भैया इन चीज़ों का कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको। एक अच्छे खासे फोटोग्राफर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, 15 साल से 20 साल से काम कर रहा है, तो वो किसी भी 5 साल के फोटोग्राफर को नहीं गिनता कि ये तो नए नए लड़के हैं, यंग पीढ़ी है, इनके फोटोग्राफी करने का तरीका अलग है। हम तो 20 साल से 25 सालों से काम करते आ रहे हैं, हमें पता है फोटोग्राफी क्या होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जनरेशन को भी माइंड में रखेंगे और आप जनरेशन के हिसाब से और ज़माने के हिसाब से साथ में चलोगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी बेहतर हो पाएगी। तो आप 25 साल के आदमी को सिखा रहे हो 5 साल के एक्सपीरियंसेस वाले को, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल वाला आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें हमारे कैमरा एसेसरीज में ऐसी कुछ आ गई है जो 25 साल पहले काम नहीं करती थी। आज 2 साल पहले में ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि DSLR कैमरे से हटकर हमारा कैमरा मिररलेस आ गया है। अभी भी हम कहते हैं DSLR चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि मिररलेस चलाना बहुत ज़्यादा ईजी है। यह टेक्निक हमें कंपनी खुद प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं और 25 साल वाला जिसको एक्सपीरियंस है वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाकर जरूर रखें कि भैया आप अलग ना चले कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है, तू मुझे क्या सिखा देगा, या 5 साल वाला आदमी बोल सके कि ये हमारी तो नई जनरेशन है, आपको क्या फोटोग्राफी आती है, आपसे ज़्यादा बेटर फोटोग्राफी तो मैं कर सकता हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अगर आप काम करेंगे ना, तो दोनों का अच्छा फायदा होगा। इसमें क्लाइंट का कोई बुराई नहीं है, क्लाइंट भी खुश होगा और आप दोनों का व्यवहार भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनना रहेगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे, तो ये परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्लाइंट भी सोचेगा दोनों फोटोग्राफर, दोनों ब्राइडल और ग्रूम की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। कभी भी लड़ाई नहीं करना है किसी भी प्रोग्राम पर, और किसी भी तरह से आपको एक दूसरे को नीचा नहीं बताना है। आजकल की यंग पीढ़ी में पोज बताने के तरीके बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए हैं दोस्तों। मैं खुद आंखों देखी हाल बता रहा हूँ कि मैं भी खुद पोज बताता था और मेरा साथी मित्र जो है फ़ोटो क्लिक करता था। इस तरह से हम हमारा कॉम्बिनेशन बना के चलते थे। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे लोग हैं कि भैया पोज बताने के तरीके में मैं आपको नहीं बता सकता किस तरीके से हरकत करते हैं और किस तरह से वो पोजिंग करते हैं। इस समय पर कोई दूसरा गेस्ट जो है आया हुआ, और या फिर उनका क्लाइंट जो उनके फैमिली मेम्बर है, वो भी उस वक्त फोटोग्राफर को कुछ कहने से डरता है कि अभी कह दूंगा तो फिर शादी का जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप पोज बताने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करें। आप जहाँ तक हो सके आप अगर मोबाइल में पोजिंग बता देंगे ना, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आपको पोजिंग बताना नहीं है। आप एक डेमो बता रहे हैं उनको, और जो कुछ कमियां होती है वो आप ब्राइडल या ग्रूम को किसी भी तरह से बिना टच किए आप पोजिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। आप 4 फोटो कम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राइडल और ग्रूम को बिना टच किए ही अगर आप पोजिंग बताकर पोर्ट्रेट फ़ोटो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम ब्राइडल एंड ग्रूम को टच करते हैं तब वो हमें कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनको थोड़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो मन में लगता होगा कि भैया गिल्टी महसूस होता होगा, कुछ होता होगा कि भैया किस तरह से हमें बता रहा है पोजिंग। या फिर आपके ऊपर दूल्हे ने भी कभी कभी, हर दूल्हे ने नहीं किया होगा लेकिन किसी दूल्हे ने तो किया होगा कि भैया आप हो गए फ़ोटो, बस अब ज़्यादा नहीं लेना हमें, बस हो गया फ़ोटो बंद करो। क्यों कर कहता वो इसी वजह से कहता है कि आपका तरीका बताने का अच्छा नहीं होता है। तो पोजिंग बताने में थोड़ा सा, मेरे बातों से आप समझ चुके होंगे किस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप खुद वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, आप खुद पोजिंग बताते हैं, तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से हम ध्यान रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये करने से कोई ज़्यादा आपकी बड़ाई नहीं हो जाएगी, कोई वाहवाही नहीं हो जाएगी, कोई आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कह देंगे। आपको ध्यान रखना है कि भैया हम बिना टच करे पोजिंग बताएं, थोड़ा दूर से बताएं, चाहे हम 4 फोटो कम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप 4 फोटो कम ले लीजिए, लेकिन आप दूर से रहेंगे ना तो आपकी फोटोग्राफी और आपकी प्रशंसा जरूर होगी। अब आप एक अच्छी फोटोग्राफी तो कर ही रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन इसमें एक सस्ता फोटोग्राफर और महंगा फोटोग्राफर वाला बात वापस आ जाती है कि भैया हमने हमारे कैमरे पर बड़ी एलईडी लगा रखी, वीडियो कैमरे की बात करूँगा स्पेशल में, उसके बाद फोटो कैमरे की बात करेंगे हम। बड़ी एलईडी लगा रखी है और एक वीडियोग्राफर ने जो छोटी एलईडी लगा रखी। अब वो बड़ी एलईडी जब चलाता है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वो जब करता है तब तो एलईडी ऑन रहती है, जैसे भी उसने रिकॉर्डिंग बंद करा उसकी एलईडी बंद कर दी, तो छोटी एलईडी वाले वीडियोग्राफर का जो है एक्सपोजर बिगड़ जाता है और वीडियो खराब हो जाती।
तो ऐसी हरकत ना करें दोस्तों। मैंने देखा है, कई बार बोल रखा है एक दूसरे को आपस में बात करते हुए देखा वीडियोग्राफर को, या तो भैया चालू रखना है फिर बंद ही रख दो यार, मेरी एलईडी से काम कर लो, एक जैसी कर लो। तो ये भी चीज़ें नहीं होना चाहिए एक वीडियोग्राफर के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान न करें। और अभी ये बात हम फोटोग्राफर के थ्रू में भी करते हैं कि हम स्टूडियो लाइट जब हम लगा देते हैं, एक सेम टू सेम सेट होता है 23 सिम्पेक्स का आरटी कंपनी का कॉमन सा एक पावर लाइट है जो हम स्टेज पर यूज़ करते हैं। तो 2 लाइट एक ब्राइट की तरफ से लग जाती है, 2 ग्रोम के फोटोग्राफर की तरफ से लग जाती है, और जब वो फोटो क्लिक करते हैं तो उनका स्लेव सिस्टम जो होता है वो ऑन हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, फिर उनको चेक करना नहीं आता, कुछ भी होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, उसके बाद सामने जो क्लाइंट होता है उसको बोलता है डन, हाँ हो गया। अरे उसको तो फोटो लेने दे भाई, इतना जल्दी क्यों कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप एक दूसरे के साथ में बना के रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो वो फोटो खींच ले, उसके बाद उनको बोलो स्टॉप प्लीज़ 2 मिनट्स, उसके बाद वापस से एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, तो दोनों का काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों एक ही फोटोग्राफर को उन्होंने बुकिंग किया है तो दोनों को किया है ना, ब्राइडल की तरफ से अलग है, ग्रोम की तरफ से अलग है। अगर ऐसा होता तो ब्राइडल और ग्रोम दोनों मिलकर एक ही फोटोग्राफर को बुक कर लेते तो वो और आराम से काम कर सकता था, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है। तो आप कॉम्बिनेशन दोनों मित्र एक साथ बना कर रखें, चाहे वो फ्लैश लाइट के मामले में हो, चाहे एलईडी लाइट के मामले में हो, या किसी भी तरह से हो। तो ये चीज़ें आप एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि क्लाइंट को पता ना चल सके कि भैया कौन एक दूसरे से खफा है या फिर यारी दोस्ती अच्छी चल रही है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक किसी फोटोग्राफर ने ब्राइडल और ग्रूम की तरफ से हम बात करेंगे कि भैया ब्राइडल की तरफ से फोटोग्राफर ने 25,000 में प्रोग्राम बुक किया है, ठीक है दोस्तों, और ग्रूम की तरफ से फोटोग्राफर ने 80,000 में प्रोग्राम बुक किया है, ठीक है। तो वो 80,000 के प्रोग्राम वाला अलग ही दिखेगा कि भैया इस प्रोग्राम के इस फोटोग्राफर ने ज़्यादा पैसे लिए हैं और इस फोटोग्राफर ने कम पैसे लिए। तो वो हर एक मेंबर के फ़ोटो निकालना चालू करता है। क्या करता है कि उसको 80,000 रुपये जैसा काम देना है। मैं ज़्यादा बजट की नहीं बताऊँगा, 2, 2.5 लाख 3 लाख नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो 25,000 से 80,000 तक के बीच की वेडिंग ही करते हैं, मुझे 100% पता है, क्योंकि आपके कमेंट्स जिस तरह से आते हैं ना तो उस तरफ से मुझे भी एनालाइज करना पड़ता है कि आपको किस तरह की टिप्स चाहिए होती है। आप कमेंट लगातार करते रहिएगा दोस्तों, तो मैं आपके साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूँगा। तो बात करते हैं हम 80,000 और 25,000। तो 80,000 के फोटोग्राफर जो है ना वो हर फैमिली मेंबर का 1-1, 2-2 फोटो, 3-3, 4-4 फोटो, पोर्ट्रेट फोटो निकालना चालू कर देते हैं। और उस वक्त 25,000 जिस प्रोग्राम में आदमी को मिल रहे हैं वो पोर्ट्रेट फोटो नहीं लेता है। वो क्या सोचता है, मेरा तो 25,000 का काम है, मेरा तो फोटो वैसे ही इतने सारे निकल जाएंगे, तो मैं इनका स्पेशल फोटो बना के अलग से क्या करूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो उस वक्त सामने नज़र आ जाता है कि भैया इस फोटोग्राफर ने तो कम पैसे लिए, शायद इसलिए काम नहीं कर रहा है, या फिर इसको काम करना नहीं आता है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो उस वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 25,000 के प्रोग्राम जिसने बुक किया उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भैया आप जब बुकिंग करें तब क्लाइंट से बात करें कि भैया आपकी वेडिंग कहाँ पर है, आपका रिसेप्शन कहाँ है, आप बारात लेकर जा रहे हैं कि आपके यहाँ पर बारात आ रही है, कितने गेस्ट का आपका यहाँ पर खाना है, और कौन सी लोकेशन पर आप वेडिंग कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये चीज़ें अगर आप एनालाइज करेंगे ना तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाएगा, अरे यार बहुत बड़ी जगह करिए, लोकेशन रिसेप्शन की बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पे 2,000 व्यक्तियों का खाना है, तो मैं कैमरे से कैसे काम करूँगा। भाई साहब 25,000 में काम नहीं हो पाएगा, 50,000 में काम होगा, 50,000 में नहीं होगा तो 30,000 रुपये में काम होगा। 25 से 5,000 एक्स्ट्रा, 5,000 रुपये में एक फोटोग्राफर अलग से कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर उस फोटोग्राफर के सामने गिल्टी महसूस ना हो, क्लाइंट के साथ में आपको गिल्टी महसूस ना हो कि भैया मैं भी फोटो आपके फैमिली मेम्बर्स के सबके ले रहा हूँ। एक कैंडिडेट फोटोग्राफर आप अलग से कर लीजिए रिसेप्शन के लिए, ऐसा कुछ आप पहले सेटिंग जमा कर लीजिए, ताकि आपको बाद में थोड़ी सी गिल्टी ना लगे, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके, और आप किसी भी फोटोग्राफर के सामने हल्का महसूस ना करें कि मैंने भैया सस्ते प्रोग्राम करता हूं और मेरा इतना बजट नहीं था तो मैंने सस्ते में बुक कर लिया। समझ में आ रही है दोस्तों बात है। कुछ इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी और आपके वेडिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और क्लाइंट भी आपसे 100% खुश रहेगा। एक चीज़ तो दोस्तों मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखी है। हर फोटोग्राफर यदि वो वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, कैंडिडेट फोटोग्राफी कर रहा है, सिनेमेटिक कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है, इतनी 8-10 चीज़ें जो भी हमारी वेडिंग फोटोग्राफी में होती है, क्रेन लगा रहा है, एलईडी वाल लगा रहा है, ये सभी काम अगर एक शादी में कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, तो उस प्रोग्राम को बुक करने वाले व्यक्ति को इतना नॉलेज होगा सभी चीज़ों का, तभी वो इतना बड़ा प्रोग्राम बुक कर रहा है। तो उस वक्त उसको 2 आदमी एक्स्ट्रा और कर लेना चाहिए और खुद को फ्री हो जाना चाहिए। वो यह ना सोचे 2 पैसे बचाने के चक्कर में मैं तो कैंडिडेट फोटोग्राफर भी अच्छी कर लेता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी कर लेता हूँ, और मैं तो ड्रोन ऑपरेटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, तो मेरे को एक आदमी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। उस वक्त यदि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम बुक किया है ना तो आपको फ्री हो जाना चाहिए। आपको हर एक व्यक्ति को
अपना अपना काम बांट देना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर फ्री रहकर उन सब पर नज़र रख सके कि सब व्यक्ति व्यवस्थित काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कामचोर होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, फोटोग्राफी लाइन में कामचोर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सब के सब व्यक्ति घर के नहीं होते, वो भी ऑपरेटिंग पर आए हुए होते हैं। उनको कहना पड़ता है बार बार कि भाई ये कर ले, अब ये टाइमिंग हो गया, ये कर ले, अब भाई अभी बारात नहीं आई उससे पहले तू डिनर शूट कर दे। भाई ड्रोन वाले को व्यक्ति को बोलना पड़ता है 6 बजे भाई डे लाइट चला जाएगा, एक शूट हमारा डे लाइट का बना दे, लाइटिंग भी चालू हो गई तो डे लाइट में थोड़ा अच्छा लगेगा शूट। ये सारी चीज़ें हमें बताना पड़ती। कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी आपको। यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आप वेडिंग में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, वाल, एलईडी, फ्रेमिंग सब कुछ लगाते हैं, तो आपको इतना नॉलेज होगा कि मुझे अब फ्री हो जाना चाहिए और मुझे इन सबसे काम अपने अपने तरीके से समय पर बिल्कुल राइट टाइम पर हमें शूट करवा लेना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है कि भैया बारात आने वाली है और ब्राइडल अभी तक नहीं है, ये पार्लर पर ही है, तो एक फोटोग्राफर को पार्लर पर पहुंचा दीजिए, तो वो वहाँ का शूट हो जाएगा। यहाँ तोरण हो रहा है और ब्राइडल पार्लर पे हैं, पार्लर से यहाँ पर आ रही, तो एक फोटोग्राफर को उसके पीछे लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके मैंने वीडियो आपके साथ में बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफर जरूर रखना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर सकेंगे। जैसे कि नाइट में भी होता है कि भैया नाइट में हमें मेन फोटोग्राफर थक गया है, तो फेरे के फ़ोटो खींचने के लिए एक्स्ट्रा जो फोटोग्राफर है उसको अपन ने कैमरा पकड़ा दिया है, वो फ़ोटो खींच लेगा, ताकि हम उसी एनर्जी के साथ में अगले दिन की वेडिंग कर सकें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। यही होता है एक महंगे फोटोग्राफर और सस्ते फोटोग्राफर में काम, कि भैया सस्ता फोटोग्राफर रात को भी काम कर रहा है लगातार और अगले दिन सुबह माता जी पूजन में भी चला गया, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, भैया माता जी पूजन की फोटोग्राफी बिगड़ गई। हाँ ले लूँगा, थोड़ा सुस्ती आ जाता, आदमी को नींद आ रही है यार, और जैसे तैसे माता जी पूजन करके फिर वो सोने चल जाता, फिर शाम को प्रोसेशन में आ जाता है। भैया ऐसी भागा दौड़ी करके क्या मतलब आ रहा है। आप एक और हेल्पर को साथ में रख लीजिए, एक और फोटोग्राफर को साथ में रख लीजिए। यदि आप इतना काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं सबसे लास्ट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि भैया क्लाइंट फोटोग्राफर के ऊपर डिपेंड है या फोटोग्राफर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। वेडिंग फोटोग्राफी में यह कब होता है, जब उसे वेडिंग में रूम नहीं मिलता, उसकी सामान, कैमरा सामान, एसेसरीज को रखने के लिए जगह नहीं मिलती, तब वह क्लाइंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, और क्लाइंट बोल देता है कि अभी रूम सारे बुक हो चुके हैं, हम आपको जगह नहीं दे सकते हैं, या आप आपके हिसाब से व्यवस्था कर लो। तब फोटोग्राफर को सोचना चाहिए, या फिर आपको बुकिंग के समय पर उनको बोल देना चाहिए कि भैया फोटोग्राफर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, फोटोग्राफर ने खुद अपना रूम बुक कर लिया पास के होटल में या कहीं पर भी। आपको असुविधा थोड़ी सी होगी कि हमें प्रोग्राम पर आने से पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले हमें कॉल करना होगा, तभी हम वहाँ से यहाँ पर आ सकेंगे। ऐसी चीज़ का आप डिस्कशन पहले से कर लें, तो आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, या फिर क्लाइंट फोटोग्राफर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। काम टाइम पर चाहिए तो आपको फोटोग्राफर भी वहाँ पर हाथों हाथ अवेलेबल चाहिए। दोस्तों इसी तरह की टिप्स मैं आपके साथ में फोटोग्राफी टिप्स, वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स शेयर करता रहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं हम नए नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।